हेलो ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस को पढ़ रहे थे, तो अभी तक जितने हमने रूल्स पढ़े हैं उससे आगे के रूल्स अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है साइन और सिग्नेचर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन और यहाँ पर ये तो है साइन और ये लिखा हुआ है सिग्नेचर। अब आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि साइन और सिग्नेचर होता क्या है। दोनों चीज़ पहली बात तो अलग अलग हैं। अगर किसी सेंटेंस में लिखा है साइन और किसी सेंटेंस में लिखा है सिग्नेचर, तो इसका मतलब अलग अलग इनका मतलब है। देखिए, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, यानी कि जब आप कर रहे हो हस्ताक्षर तब आप इस्तेमाल करते हैं साइन। ठीक है, और जब आप इस तरीके से हस्ताक्षर कर रहे हो यानी कि साइन कर रहे हो तो कोई प्रीपोजिशन आप नहीं लगाते हैं। अगर लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में सिग्नेचर, इसका मतलब है कि आपके हस्ताक्षर के ऊपर बात हो रही है। आप हस्ताक्षर कर नहीं रहे हैं, आप साइन कर नहीं रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर कोई बात हो रही है कि भाई उसका साइन, उसका जो सिग्नेचर है वो अच्छा है, उसका सिग्नेचर बुरा है, या फिर उसका सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब आप किसी के साइन के बारे में बात करते हैं तो आप सिग्नेचर बोलते हैं, और जब आप हस्ताक्षर कर रहे होते हैं या आपके सामने वाला कोई पर्सन हस्ताक्षर कर रहा होता है तब आप साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस जिसमें आप हस्ताक्षर के बारे में केवल बात कर रहे हैं वहाँ पर प्रीपोजिशन कोई भी आ सकती है सेंटेंस में, उसके आगे भी पीछे भी। और जब आप हस्ताक्षर कर रहे होते हैं तब कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि साइन करिए सारे डॉक्यूमेंट्स पे। अब यानी कि आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, करने वाले हैं। समझ में आया? आपसे रिक्वेस्ट क्या करी गई कि हस्ताक्षर करिए। तो जब हस्ताक्षर करने की बात आ रही है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो ये जो ऑन है, साइन के बाद ये जो ऑन है ये एक प्रीपोजिशन है, तो ये नहीं आएगी क्योंकि हस्ताक्षर करने की बात हो रही है। समझ में आया? तो सही सेंटेंस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। समझ आया आपको? इसी तरफ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू कैन पुट योर सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ योर कार, यानी कि आप अपना सिग्नेचर को अपने कार के पीछे लगा दीजिए। यहाँ पर कोई साइन नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो कोई साइन हुआ है, उसे कार के पीछे लगाने की बात हो रही है। तो यानी कि आप इजीली इसका मतलब समझ सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में साइन कोई कर नहीं रहा, बल्कि साइन को चिपकाने की बात हो रही है। साइन तो हुआ है, उसे चिपकाने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर। तो ये जो सिग्नेचर लिखा हुआ है इसके आगे कोई भी प्रीपोजिशन आ सकती है। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं इसमें कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सिग्नेचर लिखा तो उसके आगे प्रीपोजिशन को आप सही समझेंगे, और अगर आपको किसी सेंटेंस में साइन दिखा तो उसके आगे आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। दूसरा, आपको मतलब पता होना चाहिए सेंटेंस का कि सेंटेंस में किस हिसाब से बोला गया है। यहाँ पर तो साइन करने को बोला गया है, साइन तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे प्रीपोजिशन गलत हो गई। यहाँ पर साइन करने को नहीं बोला गया बल्कि साइन कहीं चिपकाने की बात हो रही है, तो इसलिए सिग्नेचर अपनी जगह ठीक है। समझ में आया आपको? इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, योर सिग्नेचर डज नॉट मैच, आपका सिग्नेचर मैच नहीं हुआ। तो सिग्नेचर हो चुका है। समझ में आया? सिग्नेचर हो चुका है, कोई सिग्नेचर कर नहीं रहा है, इसलिए योर सिग्नेचर डज नॉट मैच भी अपने में बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। मैरी, आप जानते हैं मैरी का मतलब होता है शादी करना। ठीक है, अब मैरी का मतलब आपका क्या होता है, शादी करना। अगर ये एक्टिव वॉइस में है, या आप जानते हैं दो तरह के टेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव। इसके बारे में डीपली तब पढ़ेंगे जब हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर शुरू होगा। तो इसमें आपको जितना समझ आता है आप समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको लिख लीजिएगा, बाद में ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन यानी कि कोई इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगर पैसिव वॉइस है तो प्रीपोजिशन में टू लगाएंगे। और अगर किसी की शादी करवाने की बात हो रही है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मैरी आएगा, फिर वो बंदा आएगा जिसकी शादी है, फिर टू आएगा, फिर वो बंदा आएगा जिसके साथ शादी है। जैसे दीनू विल मैरी टू दीपा, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो जब एक्टिव वॉइस है तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं आएगी, प्रीपोजिशन तो पैसिव में आती है। तो ये सही सेंटेंस होगा, दीनू विल मैरी दीपा। और यहाँ पर क्या है, आई विल मैरी माई डॉटर टू अ डॉक्टर,
यहाँ पर क्या है, शादी करवाने की बात हो रही है। कह रहा है मैं अपनी डॉटर की शादी डॉक्टर से करवाऊंगा, तो शादी करवा रहा है ना, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, विल मैरी माई डॉटर, ये एक बंदी है, और टू ये वाला टू है, और अगला क्या है, अ डॉक्टर, ये वाला नाउन या प्रोनाउन है। ये तो इस तरीके से ये रूल सेटिस्फाई होता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिसेंबल, अवॉर्ड, इन्वेस्टिगेट, ओबे, एम्फेसाइज, रीच, वायलेट, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड जब दिखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इनसे जो अगला वर्ड है वो प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रीपोजिशन है एट, अलोंग, ऑन, ऑफ, इस तरीके से कोई भी प्रीपोजिशन जो कि मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखवा रखी हैं और आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, उनमें से कोई भी वर्ड अगर इन वर्ड्स के बाद में आता है तो सेंटेंस गलत है, आपको वहाँ वो प्रीपोजिशन हटा देनी है। तीसरी चीज़ अब मैं पढ़ता हूँ एक्सप्लेन के बारे में। एक्सप्लेन, आपको मालूम है एक्सप्लेन क्या होता है, पता है? जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को विस्तार से बताना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। अब क्या होता है, इसके 3 रूल आते हैं ग्रामर में कि किस तरीके से आते हैं। कि पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एक्सप्लेन, फिर समथिंग टू समबडी। अब इसका मतलब क्या है समथिंग टू समबडी? देखिए मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, मान लो मैं किसी शादी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसी पर्सन को, तो जिस पर्सन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं उससे पहले टू लगाऊंगा, ठीक है, उससे पहले क्या लगाऊंगा, टू लगाऊंगा कि भाई आई एक्सप्लेन टू यू। किसे कर रहा हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई एक्सप्लेन टू यू। इसी तरह राम एक्सप्लेन टू सीता, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं टू ज़रूर लगाऊंगा, यानी कि मैं एक्सप्लेन के बाद टू ज़रूर लगाऊंगा और उसके बाद में एक पर्सन का नाम लूँगा जिसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सब्जेक्ट एक्सप्लेन समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, टू समबडी, कोई भी पर्सन हो सकता है, या मैं बोल सकता हूँ सब्जेक्ट एक्सप्लेन टू समबडी, यानी कि समबडी वाली चीज़ पहले आ गई और प्लस समथिंग, जो चीज़ समझानी है वो बाद में। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता, सब्जेक्ट एक्सप्लेन और समबडी और समथिंग, यानी कि जो समबडी है कोई पर्सन है, इससे पीछे टू लगना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके पीछे टू नहीं है और एक्सप्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटेंस पढ़ता हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस प्रीपोजिशन वंस अगेन। अब क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, किसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू को। तो जब ये समबडी है, यू क्या है, समबडी, तो इसके पीछे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। और फिर दिस प्रीपोजिशन, ये क्या है, समथिंग, यानी कि क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन को। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, यानी कि जो बडी है, समबडी है, पर्सन है, उससे पहले टू आना है जो मैंने बताया, एक्सप्लेन टू यू दिस प्रीपोजिशन वंस अगेन। या तो ये करेक्ट होगा या फिर करेक्ट ये होगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रीपोजिशन, यानी कि एक्सप्लेन के बाद आप कोई चीज़ जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो लिख सकते हो, लेकिन अगर पर्सन जब बाद में आएगा तो उससे पीछे टू ज़रूर लगना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रीपोजिशन टू यू वंस अगेन। समझ आया आपको? इस रूल को जब लिखेंगे तो अच्छे से समझिएगा कि ये किस तरीके से सही है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि समबडी जो है, अब जिस पर्सन को आप समझाने की बात कर रहे हैं उससे पहले टू ज़रूर लगेगा अगर एक्सप्लेन की बात हो रही है तो कई बार आप अपनी लाइनों में बोलते हैं, आप अपने फादर को एक्सप्लेन करते हैं, आप बहुत सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रदर लिसन टू मी, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, यानी कि आई एक्सप्लेन टू यू। आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग, नहीं, एक्सप्लेन यू कुछ नहीं होता है, एक्सप्लेन यू गलत होता है एक्सप्लेन टू यू दिस थिंग टुडे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रामर टू यू ऑल
टुडे, या फिर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ग्रामर टुडे। समझ में आया? तो समथिंग चीज़ बाद में जा सकती है, समथिंग चीज़ पहले भी आ सकती है, समथिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो somebody है यानी कि जो पर्सन है जिसे हम समझा रहे हैं उससे पहले टू ज़रूर आएगा अगर एक्सप्लेन की बात है तो। इस रूल को लिखिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने कैसे समझाया है। आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा समझा देंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में कुछ यही रूल्स थे। इन रूल्स को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, क्योंकि जब ये लर्न होंगे, जब ये रटे जाएंगे, जब पेपर में सेंटेंस आएगा तो आप समझ जाएंगे ओ एक्सप्लेन आया है ना, तो फिर इसके बाद यू है तो इसके बीच में टू होना चाहिए था, ये एरर है, यहाँ पे टिक करो। देखिए एग्ज़ाम में आपको केवल आना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको फास्ट भी होना है। और फास्ट कैसे होंगे आप? जब आपके रूल्स एकदम अच्छे से याद होंगे, एकदम रटे हुए होंगे, तभी आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से लर्न होने चाहिए, नॉर्मल रिवाइज करने से काम नहीं चलने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।